ગઈકાલ રાત બાદ ફરી એક વખત ગુજરાતની ધરા ધ્રુજી છે. કચ્છમાં ફરી એક વખત 4.6ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. બપોરે 12:59 એટલે કે અંદાજિત 1 વાગ્યે 4.6ની તીવ્રતાથી ગુજરાતની ધરા ધણધણી ઉઠી. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ કચ્છના ભચાઉથી 15 કિલોમીટર દૂર નોર્થ ઈસ્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું. યુનિવર્સિટીના અભ્યાસુઓએ આફ્ટર શોક નહીં પરંતુ નવો ભૂકંપ હોવાનું કહ્યું છે. आज मुद्दे વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે ટીવી9ના સંવાદદાતા નિર્મલ દવે. નિર્મલ, ગઈકાલે જે ભૂકંપ આવ્યો હતો અને આજે જે ભૂકંપ નોંધાયો છે, આફ્ટર શોક નહીં પરંતુ ભૂકંપ છે. ખાસ તો સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી શું કહેવામાં આવ્યું છે? આગામી દિવસોમાં કોઈ મોટા ભૂકંપની આશંકા તેઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે પછી આ નોર્મલ સ્થિતિ છે? નિર્મલ, બિલકુલ, ગઈકાલે જે ભૂકંપનો આંચકો નોંધવામાં આવ્યો છે, વર્ષ 2012માં આ પ્રકારની તીવ્રતાવાળો ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો હતો. 5.3ની તીવ્રતા ગતરોજ આવેલા ભૂકંપની નોંધાઈ છે. જનરલી જોવા મળતું હોય છે કે ભૂકંપ આવ્યા બાદ તેના આફ્ટર શોક્સ આવતા હોય છે, પરંતુ આજની સ્થિતિ જોઈએ તો એ આફ્ટર શોક નથી પરંતુ એ નવો ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે. સિસ્મોલોજી વિભાગના ડાયરેક્ટર છે સુમીર ચોપરા, તેમની સાથે વાત કરીશું. સર, કલ ભી ભૂકंप आया था, आज भी भूकंप, जनरली आफ्टर शॉक होते हैं, लेकिन ये नया भूकंप आज, ऐसा क्यों? कल जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 5.3 थी और उसके बाद हमारे पास उसी रीजन से उसके आसपास से हमारे पास लगभग 12 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुए थे. नॉट उसके आसपास हुए थे, नॉट वहां पर. वहां सेम रीजन से 4-5 आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुए थे. एक्चुअल में क्या होता है, जब भी 4 से 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो वो जो बगल के फॉल्ट सिस्टम्स होते हैं उसमें स्ट्रेस, एडिशनल स्ट्रेस डालता है. इससे क्या होता है कि छोटे भूकंप बगल के फॉल्ट्स में आने की संभावना बढ़ जाती है. हो सकता है कि वो भूकंप जो बगल के फॉल्ट में, जैसे आज भूकंप आया हो, अगर 5.3 का भूकंप नहीं आता कल, तो हो सकता है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद एनर्जी रिलीज होती है और 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है. बट कल भूकंप आने से क्या होगा, वो नियर वाला जो फॉल्ट था, ये 2 अलग फॉल्ट सिस्टम है. जिसे जो कल आया वो साउथ वागड़ फॉल्ट में, जिसको हम, उसका एक पार्ट है अधोई फॉल्ट, और दूसरा उसी का सेम फॉल्ट का सिस्टम है जिसको हम कनकोत फॉल्ट कहते हैं. तो कल जो फॉल्ट, जो अर्थक्वेक आया था वो अधोई फॉल्ट में आया था और उससे जस्ट लगा हुआ 5 किलोमीटर दूर एक कनकोत फॉल्ट है, जो दोनों फॉल्ट जुड़े हुए हैं. तो इससे क्या हुआ कि जो स्ट्रेस ट्रांसफर हुआ, जो कल जो 5.3 का आया, उससे स्ट्रेस ट्रांसफर होकर बगल वाले फॉल्ट में गया और वहां पर 4.6 का आया. जनरली ऐसा होता है जब भी स्ट्रेस ट्रांसफर होता है तो मैग्नीट्यूड हमेशा कम रहेगा. तो कल जो 5.3 था, आज उसका 4.6 है. सर, तो फिर ऐसा मान सकते हैं कल भी भूकंप, आज भी भूकंप आए हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि जो फॉल्टी लाइन है वो सक्रिय फिर से हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो रीजन है, 2 फॉल्ट जो मैंने बताया, इसके बीच में ऑलरेडी हमारे पास, अगर हम 15 साल का डाटा देखें तो बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं. लगभग 4 से 5 के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास लगभग 4 अर्थक्वेक आए हैं. और जो बड़ा भूकंप जो जिसे 5 से ग्रेटर देन कहें, तो एक जो 2012 में आया था वो भी इस लोकेशन पे नहीं था, इससे थोड़ा दूर था, लगभग 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे था. तो जनरली ये स्ट्रेस ट्रांसफर की वजह से छोटे मोटे भूकंप आते हैं. और ये रीजन जो है, ये सबसे, आप कहें तो कच्छ का स्ट्रेन रीजन है, जिसको हम समख्याली बेसिन कहते हैं. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन है रीजन. तो ये दो फॉल्ट सिस्टम है और हमेशा फॉल्ट्स, जब 2 फॉल्ट्स में जो भी इवेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लगभग 5 तक ही वो आएगा, वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा. बट जैसे 7.7 का जो आपको 2001 में आया था, वो सिंगल फॉल्ट सिस्टम में आया था, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था. सर, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट क्या रिसर्च कर रहा है अभी, जो 2 दिन में कई जगह पर भूकंप के झटके आए हैं? आगे फ्यूचर किस तरह से दिख रहा है? ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है? नुकसान वगैरह कितना हुआ है अभी तक का, जो मतलब 2 दिन में पाए गए हैं जो भूकंप के झटके, उससे नुकसान कितना हुआ है? फ्यूचर में कितनी पॉसिबिलिटी है इस फॉल्टी लाइन एक्टिव होने के कारण? देखिए, ये फॉल्ट लाइन 2001 के बाद कच्छ की ऑलमोस्ट सारी फॉल्ट लाइन एक्टिव है, क्योंकि कच्छ का भूकंप जो 2001 में आया था और 1819 में रण ऑफ कच्छ का अर्थक्वेक आया था, 7.8 था जिसका मैग्नीट्यूड, और 2001 में जो भूकंप आया उसका 7.6 था मैग्नीट्यूड. ये 2 भूकंप से क्या हुआ, कच्छ में जितनी भी छोटी और बड़ी फॉल्ट लाइन थी वो सब एक्टिव है. और सब में आप छोटे छोटे भूकंप तो पिछले 20 साल से सभी फॉल्ट्स में आ रहे हैं. और ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये मतलब कोई फॉल्ट, नई फॉल्ट सक्रिय हुई है, बट ये पुरानी फॉल्ट्स ही हैं जो ऑलरेडी 2001 के भूकंप के बाद सक्रिय हो गए. इसलिए छोटे छोटे भूकंप आने से इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. और आप हमारी जैसे ISR की रिसर्च बात करें तो ये साउथ वागड़ फॉल्ट में हमने अभी इसको पूरा, जितना भी अक्रॉस द लगभग 70-80 किलोमीटर लंबा फॉल्ट है, हमने ये पूरे फॉल्ट को मैप किया है. और मैप करने के बाद ही आपको मैं बता पा रहा हूँ कि ये एक सिंगल फॉल्ट नहीं है, सिस्टम ऑफ फॉल्ट्स है, जिसमें 3-4 फॉल्ट्स
जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट फॉल्ट सिस्टम है, जिसमें एक में फॉल्ट में अर्थक्वेक आता है तो दूसरे में स्ट्रेस होता है, फिर दूसरे में अर्थक्वेक आता है। तो अगर हम देखें तो इसी फॉल्ट सिस्टम में 2007 में एक भूकंप आया था, 2008 में आया था, 2011 में आया था, 2012 में आया था, बट इनकी तीव्रता 5 से नीचे थी, ये 4 से 5 के बीच में थे। अभी जो अर्थक्वेक आया है वो भी 4.6 है, बट जो कल अर्थक्वेक आया था वो 5.3 था, जो इस फॉल्ट सिस्टम में पिछले 15 साल में सबसे बड़ा भूकंप है। गुजरात में सर और कौन कौन सी जगह पर रिसर्च चल रहा है? फॉल्टी लाइन कुछ दिख रही है, रिसर्च वगैरह कोई सामने आ रहा है? गुजरात में कहीं पे रिसर्च चल रहा है इस अभी की जो मौजूद फॉल्ट लाइन है उसके अलावा? देखिए, हमारे यहाँ पर हमने लगभग हमारे पास सेंसर्स जो हमने पूरे गुजरात में लगभग 150 के करीब सेंसर्स हैं। इंडिया में, पूरे इंडिया में जितने सेंसर्स हैं उससे भी ज्यादा सेंसर्स गुजरात में है। तो हमने गुजरात के जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर फॉल्ट सिस्टम है उसके अक्रॉस में हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा हमारे परमानेंट जीपीएस स्टेशंस लगे हुए हैं, जिसमें आप मिलीमीटर भी अगर मूवमेंट होगी धरती तब भी हमें पता लगेगा। इससे हमें जीपीएस का जो 15 साल का डाटा है उससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो रेट है वो लगभग 2 से 3 मिलीमीटर पर ईयर का डिफॉर्मेशन है। 2 से 3 मिलीमीटर पर ईयर डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, बट यहाँ पर भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोकलाइज डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। अगर हम फॉल्ट के आसपास देखें वहीं डिफॉर्मेशन हो रहा है, पूरी धरती में या पूरी प्लेट में की डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसलिए, और जो कच्छ है वो जोन 5 में है, वहां पर बड़े बड़े जिसे कहते हैं फॉल्ट लाइन है और ऑलरेडी फॉल्ट्स एक्टिव हैं, तो इसलिए वहां पर ये भूकंप इस टाइप के 4 तारीख से या कभी कभी 4-5 साल में 5 मैग्नीट्यूड का भी आ सकता है, ये आते रहेंगे। शुक्रिया सर टीवी9 से बात करने के लिए। तो ડાયરેક્ટર ઓફ સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ ડોક્ટર સુમિત ચોપડા હતા, તેમણે જે રીતે વાતચીત કરી છે, ફોલ્ટી લાઇન તો વર્ષ 2001 થી સક્રિય છે, પરંતુ અવારનવાર રિસર્ચ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। ગુજરાતમાં પણ અનેક જગ્યાઓ પર આ રિસર્ચ પ્રક્રિયાનું કામ સતત યથાવત જ રહેલું છે। મૂળભૂત રીતે જોઈએ તો આ જે જીપીએસ સેન્સર ની મદદ લેવામાં આવી છે અને તેનાથી મહત્વનો ફાયદો સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટને થયો છે અને તેના જ કારણે ગુજરાતમાં જે ભૂકંપના ઝટકા નોંધાઈ રહ્યા છે તેની તાત્કાલિક ધોરણે જે રિસર્ચ પ્રક્રિયા તેની પર કરવામાં આવી રહી છે અને તેનો અભ્યાસ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। નિર્મલ, એક ટીમ પણ ત્યાં પહોંચશે એવા પણ અહેવાલ મળ્યા કે કચ્છમાં એક ટીમ મોકલવામાં આવશે સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી, તેઓ ડેટા એનાલિસિસ કરશે। ક્યાં સુધી તેઓ પહોંચશે અને શું ડિટેલ આને લઈને? નિર્મલ, डायरेक्टर हमारी साथ है, तमनी साथ बात करीશું। सर, कच्छ में जो टीम जा रही है वो कब तक वहां पे पहुंचेगी, किस तरह का डेटा इकट्ठा करने वाली है? एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जिसके 60 सेंसर ऐसे हैं पूरे गुजरात में, जिसका डाटा हमारे पास लाइव यहाँ पर आता है। तो हमने उसके मुताबिक जो भी हमारे पास डाटा आया उससे हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके जो भी आपको उसकी कितनी तीव्रता है, कितनी डेप्थ है बताया। अभी हमारी जो टीम गई, हमारे कई स्टेशन ऑफलाइन है, वो ऑफलाइन का डाटा लेने गई है। उससे हम क्या है कि इसको और रिसर्च करेंगे कि इसमें और आफ्टर कोई छोटे छोटे शॉक्स तो नहीं आए जिनकी तीव्रता 1 से कम है या बहुत छोटे छोटे शॉक्स हैं। तो उसको डिटेल स्टडी करने के लिए हमने वो डाटा मंगवाया है, जो लोकल स्टेशन है, जो ऑफलाइन स्टेशन है उससे मंगाया। बट मोटे में मोटा जो एपी सेंटर है वो यही रहेगा, डेप्थ यही रहेगी, लोकेशन यही रहेगी, बट हमें क्या है और डेंस जानकारी मिलेगी, और ज्यादा स्टेशंस की जानकारी मिलेगी, जिससे हम और रिसर्च कर पाए। બિલકુલ, રિસર્ચ પ્રક્રિયામાં મહત્વનો ભાગ ભજવશે। આ જે ટીમ ગઈ છે તે ડેટા એકત્રિત કરશે, ત્યાંની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવશે અને ત્યાંના લોકલ સેન્ટર્સ છે તેની સાથે પણ વાતચીત કરી અને તમામ પ્રકારની વિગતો એકઠી કર્યા બાદ અહીં સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જમા કરાવશે। આના પરથી આગામી સમયમાં પણ રિસર્ચ પ્રક્રિયા કરવા માટે સરળતા રહેશે તેવું માની શકાય છે। આભાર નિર્મલ, સમગ્ર મામલે જાણકારી આપવા બદલ। તો આપને જણાવી દઈએ કે અત્યારે તો જે વિગત મળી રહી છે તે અનુસાર શેને લઈને ભૂકંપ આવી રહ્યો છે તેને લઈને ડેટા એનાલિસિસ કરવામાં આવશે, જે ટેક્ટોનિક પ્લેટ્સ છે તેનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવશે, રિસર્ચ કરવામાં આવશે, જે બાદ કોઈ તારણ ઉપર સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ પહોંચશે।